number 9, and that is soil. You need not need an introduction for exactly what is a soil. Everyone knows what is soil. Now for soil यानी मिट्टी. मिट्टी जो है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है. We did make soil. Soil is obviously a natural resource जो हम लोगों को हर जगह पे दिखाई देता है. अब सबसे पहले वो सॉइल को लेकिन उसके अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज द सॉइल विल बी बैरन, यूजलेस हो जाएगा. सबसे पहले तो एक नेचुरल रिसोर्सेज है और दूसरे किसके काम लगता है सॉइल. सॉइल जो है प्लांट्स को एंकर करके रखते हैं, ये पकड़ के रखते हैं. सॉइल में सपोर्ट मिलता है. एक पूरा प्लांट है, कोई ट्री है, कोई श्रब है, कोई क्रीपर है, बिना सॉइल के तो हम उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते. मिट्टी ही है मेन जो प्लांट्स एंड ट्रीज को पकड़ के रखती है. Another thing, supply water and nutrients. सॉइल में से ही सारी पानी और अच्छा न्यूट्रिएंट्स जो है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं हमारे लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स हमको मिलता है फूड में से, वैसे ही सॉइल में से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिसकी वजह से उनकी अच्छी ग्रोथ होती है. अभी होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स हम लोगों ने वो भी देखे होंगे, जैसे अर्थवर्म है, बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्रीचर्स होते हैं जो शेल्टर देते हैं. सॉइल शेल्टर देता है. सॉइल उनके लिए एक घर के बराबर होता है. अनदर एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड शेल्टर फॉर अस. हमारे लिए अगर एग्रीकल्चर किससे पॉसिबल है, अभी ट्रीज और वो श्रब्स तो हम लोग दूर दूर बहुत सारे देखते हैं, उसको हम लोग अटेंड नहीं करते, वो अपने आप ग्रो होता है. आसपास में आपने देखा होगा जहाँ पे भी खाली होता है यानी घर के बाहर भी हम उसको ग्रो करते हैं. पर एग्रीकल्चर इज इन वास्ट, बहुत बहुत बड़ा ज़्यादा ग्रो करना पड़ता है. एग्रीकल्चर में बड़ी बड़ी फील्ड्स होती है, बहुत बड़े फील्ड्स होते हैं. हम लोग एक क्रॉप ग्रो करते हैं. सपोज वी आर ग्रोइंग व्हीट. अगर व्हीट है, कॉर्न है, दैट इज मेज, हम लोग एक चीज़ को लेते हैं, उसको ग्रो करते हैं और ग्रो करने से कमर्शियल बेस पे होता है जिसको हम लोग सेल भी करते हैं. अच्छा क्रॉप होता है, उसको सेल करता है जिसकी वजह से हम लोगों को शेल्टर मिलता है. शेल्टर मिलता है इन द सेंस हम लोग को मनी मिलती है. फूड यानी वो तो ग्रो ही होता है फार्म में, वो एक सोर्स ऑफ फूड भी है. इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हम लोग क्या इमेजिन कर सकते हैं अगर सॉइल नहीं रहेगा तो फूड नहीं रहेगा, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के लिए रहने के लिए घर नहीं होगा. कैन वी इमेजिन कि सॉइल के बिना हम लोग कुछ सोच ही नहीं सकते, हमारा खाना पीना सब कुछ बंद हो जाएगा. The earthy fragrance of soil after the first rain is refreshing. आपने देखी होगी वो सौंधी सौंधी खुशबू होती है. वो सौंधी सौंधी खुशबू किसकी होती है? सौंधी सौंधी खुशबू मिट्टी की होती है. वो सौंधी खुशबू जब फर्स्ट रेन आती है, वो मिट्टी की खुशबू से हम लोगों के अंदर एक अलग सा ही मिट्टी का फ्रेग्रेंस होता है. हम लोग उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. वो हम लोग को एकदम ही फ्रेश कर जाता है. और रेनी सीजन, बहुत गर्मी के बाद जब रेनी सीजन आती है तो उसकी जो मिट्टी की पहली खुशबू होती है दैट इज रियली ग्रेट. हमको ऐसे फील होता है उसको खाया जाए. अब आती है बारी पॉलीथीन बैग्स की. यू नो पॉलीथीन बैग्स कितने डैमेजिंग है अपने लिए. हम लोग को रोज बोला जाता है, अभी आजकल तो पॉलीथीन बैग्स भी बैन हो गई है. वो शॉप जो बेचते थे वो भी क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है. इसके लिए अगर वो कोई एनिमल के उसमें चला जाता है, वो खाते वक्त डाइजेस्टिव सिस्टम में तो यहाँ पे चोकअप हो जाता है, एनिमल भी मर सकते. अगर उसको गटर्स में अटक जाता है तो गटर का पानी भी फ्लो नहीं होता है, ओवरफ्लो होने लग जाता है. तो पॉलीथीन बैग्स है, ये सॉइल को भी पॉल्यूट करता है. अपनी जो मिट्टी होती है, मिट्टी को भी पूरा पॉल्यूट कर देती है. अच्छी वाली मिट्टी नहीं रहती है. किल्स द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल. वो भी कीटाणु को, ऑर्गेनिजम्स को मार डालता है जो सॉइल में रहते हैं. अभी दूसरे सब्सटेंसेस क्या है जो सॉइल को गंदा करते हैं? वो है केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड. जो एग्रीकल्चर के दौरान जो केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं फॉर गुड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एंड पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जो पेस्ट और वो जो कीड़े होते हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उनको मारने के लिए जो पेस्टिसाइड्स हम लोग छिड़कते हैं वो डायरेक्ट सॉइल में जाते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स स्पॉइल कर देते हैं. अभी वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो फैक्ट्रीज वगैरह में से होते हैं और जो केमिकल्स होते हैं, अभी हम लोग उसको सॉइल में डालने के पहले उसको ट्रीटमेंट करनी चाहिए.
अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं किए जाएंगे तो सारे पोल्यूटेंट्स है वो इंडस्ट्री के सारे चले जाएंगे सॉइल में और हमारी मिट्टी को पोल्यूट कर देंगे। दिस वॉज अ गुड इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग सॉइल। Now let's observe the soil profile, and for that we have to take a lump of soil. Take water in a glass, fill it with 3/4 glass with water, add that lump of soil inside it. First you stir it, अच्छे से उसको हिलाओ। एक ग्लास लो, पूरा ग्लास पानी से भर दो, मिट्टी लो, मिट्टी डालो, मिट्टी को घोलो, अच्छे से मिक्स करो, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अभी अपने आप अलग अलग किस्म के ऐसे लेयर्स बन जाएंगे। सबसे पहले लेयर्स ऑफ सॉइल अगर हम लोग देखेंगे तो ये पानी है, ये वाटर का लेयर है। वाटर के ऊपर ह्यूमस यानी डेड प्लांट्स है, डेड एनिमल्स आपको इधर तैरते हुए नजर आए। देन देयर इज क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। ये सब अलग अलग जो लेयर्स है वो हमको दिखाई देगा। क्ले जो होता है एकदम ही बारीक होता है, एकदम ही पाउडरी टाइप का होता है। सैंड थोड़ा कुरकुरा होता है और ग्रेवल यानी रॉक के पीसेस होता है। तो इससे अगर ये एक्टिविटी हम लोग सॉइल प्रोफाइल की घर पे भी कर सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में। ये ग्लास ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है जिससे वजह से आपको ये सारे लेयर्स नजर आएंगे। अब हम लोग ये बोलते हैं कि सॉइल बनता कैसा है। सॉइल वेदरिंग से होता है। बहुत कड़ी धूप, बहुत ठंड, ये सारे वेदरिंग होते हैं। फिर उस पर एयर, विंड, वाटर, क्लाइमेट की असर होती है। क्लाइमेट यानी गर्म ठंडा, वाटर है, हवा है, वो जब रॉक्स के ऊपर उसकी असर होती है तब धीरे धीरे वो क्रैक हो जाता है। क्रैक होके पाउडर बन जाता है, धीरे धीरे वो सॉइल में फॉर्म हो जाता है, वो ब्रेकिंग डाउन होता है। तो वेदरिंग इज नथिंग बट ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। अब हम लोग अगर देखेंगे सॉइल का सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है वो ह्यूमस से बनाया होता है। हम लोग बोलते हैं जिसमें ह्यूमस होता है, दैट इज डेड मैटर, रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल। और यही रॉटिंग यानी सड़ा हुआ, डीके हुआ डेड मटेरियल जो भी है धीरे धीरे सड़ता, उसकी वजह से ह्यूमस बनता है। और ह्यूमस अपने सॉइल के लिए बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट से साबित होता है। जहाँ ज़्यादा ह्यूमस होता है वहाँ पे अच्छे से प्लांट्स ग्रो भी होते हैं। अब हम लोग आएंगे इस होराइजन के ऊपर। सबसे पहले जब हम लोगों ने देखा होगा कोई साइट चल रही है, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अंदर एकदम डीपली वो लोग कट करते हैं, लेयर्स कट करते हैं सॉइल के, और अंदर डीप ग्राउंड में वो लोग जाते हैं फाउंडेशन बनाने के लिए। तब हमको ये लेयर्स नजर आती है, ये होराइजन नजर आता है। होराइजन यानी अलग अलग सॉइल प्रोफाइल होता है, तो हमको वो नजर आता है। या तो जब कुआं खोदते हैं, तो जब कुआं खोदते हैं तो भी वो साइड लेयर पूरे नजर आते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक का ये कौन से होराइजन। ठीक है, तो ये हम लोगों को दिखाई देता है। कभी समंदर के किनारे भी देखते हैं, रिवर के साइड भी देखते हैं, तो रिवर ऐसे नीचे जाती है तो ये हाइट पे होता है, तो हमको नजर आते हैं कि हाइट से जब धीरे धीरे नीचे जाते हैं तो उसके साइड का हिस्सा हमको नजर आता है। ये 3 थिंग्स में वी कैन सी दिस। और सबसे पहले अगर हम लोग होराइजन ए की बात करते हैं, ये पूरा जो लेयर है दैट इज होराइजन ए। इसमें खूब सारा ह्यूमस होता है, दैट इज जो भी गिरते हैं, प्लांट्स है, जो स्टिक्स गिरती है, प्लांट की ब्रांचेस गिरती है, डेड है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है जो इसमें सॉइल में हमको नजर आते हैं। ये इधर ए होराइजन में आता है। इसका कलर भी डार्क होता है, इसके अंदर बहुत सारा खूब सारा ह्यूमस होता है, खूब सारा मिनरल्स होता है। और दूसरा ए होराइजन होता है जिसमें शेल्टर मिलता है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे कीड़े होते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं वॉर्म्स, मोल्स, रोडेंट्स। रोडेंट्स यानी जैसे चूहा है, होल करके अंदर रहने जाता है, बीटल्स एक्सेट्रा, छोटे छोटे बीटल्स भी होते हैं, सब की सब की कीड़े होते हैं, वो सॉइल में हम लोग को नजर आता है। अगर हम लोग थोड़ा सा सॉइल लेंगे तो भी उसके अंदर से हम लोग को थोड़े थोड़े कीड़े निकलते हुए बाहर नजर आएंगे। स्पेशली अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो भी बाहर दिखाई देगा। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि रूट्स भी दिखाई देते हैं। इसके अंदर है रूट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल।
यानी रूट्स जो भी है वो टॉप सॉइल के लेयर में हमको मिलते हैं। तो ये है ए होराइजन। यू कैन सी दिस, नाउ वी आर गोइंग टू बी होराइजन। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि ह्यूमस ऊपर है, ह्यूमस नीचे की तरफ नहीं आता, वो तो जो ऊपर डेड डिकेइंग है वो ऊपर लेयर में रहता है, लेकिन मिट्टी का जो बी होराइजन होता है यहाँ पे ह्यूमस कम होता है मगर मिनरल्स जो है वो खूब सारा होता है। हर एक रॉक का अपना केमिकल फॉर्मेशन होता है, उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपको। तो ये जो भी न्यूट्रिएंट्स लेवल है, मिनरल है, ये यहाँ पे मिलेगा। ये पार्ट जो है वो हार्ड एंड कॉम्पैक्ट होता है, ऐसे हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। अब हम लोग सी होराइजन पे आते हैं, दिस वन। इसके हम लोगों को छोटे छोटे लम्प्स मिलेंगे, रॉक के छोटे छोटे लम्प्स मिलेंगे, जिसके अंदर क्रैक्स और क्रेवाइसिस, ऐसे तिराड़ गिरी हुई होती है, उसमें टूटे फूटे छोटे छोटे पत्थर मिट्टी मिक्स यहाँ पे मिलेगा सी होराइजन में। और ये जो लास्ट वाला है दैट इज बेड रॉक। बेड रॉक यानी इसके अंदर बहुत सारे रॉक्स हैं एक दूसरे के साथ में चिपके हुए। देखो इसके अंदर आपको मिट्टी नजर नहीं आती है, वो बहुत हार्ड होता है। अगर हम लोग उसको किसी स्पेड से निकालने की कोशिश करेंगे मिट्टी से, तो ये स्पेड से भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो सरफेस है ये बहुत ही हार्ड होता है। We have learned what we learned in weathering of rocks, यानी पत्थर जो होते हैं एकदम गर्म होते हैं, एकदम ठंडे होते हैं, और वो क्लाइमेट कंडीशन, वाटर और एयर के वजह से, वेदरिंग के वजह से बड़े बड़े रॉक्स हैं वो छोटे सॉइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज नोन एज वेदरिंग। वेदरिंग ऑफ रॉक प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स, यानी वेदरिंग के वजह से वो रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं, बड़े पत्थर छोटे छोटे में ब्रेक हो जाते हैं, और weathering of rocks produces small particles of various materials, अलग अलग पार्टिकल्स बनाते हैं। दिस इंक्लूड, क्या क्या बनता है उसके अंदर, सैंड और क्ले दोनों होता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन पैरेंट रॉक। जैसे पैरेंट रॉक का मतलब है जिसमें से ये सैंड एंड क्ले बनाया हुआ है, जिसमें से सैंड एंड क्ले बनाया हुआ वो मेन रॉक है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कैसा सॉइल बनता है। The mixture of rock particles and humus. Humus का मतलब होता है ऊपर जो सॉइल में गिरते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो डीके होते हैं, उससे जो बेस्ट ह्यूमस बनता है वो इज कॉल्ड एज सॉइल। यानी सॉइल के अंदर ह्यूमस भी है और रॉक पार्टिकल्स भी है जो वेदरिंग के वजह से बना था। और दूसरी क्या क्या चीज़ें बनती है सॉइल में, और क्या इंक्लूडेड है, बैक्टीरिया इंक्लूडेड है, रूट्स यानी झाड़ के जो रूट्स होते हैं वो, और अर्थवर्म, ये सब एक सॉइल का हिस्सा है। अब हम जानेंगे सॉइल के टाइप्स को। सॉइल 3 पे डिवाइड हुआ है, एक तो सैंडी सॉइल, दूसरी क्लेई सॉइल है, एंड थर्ड इज लूमी सॉइल। सो फर्स्ट लेट अस लर्न अबाउट सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में क्या होते हैं, वो हम लोग सैंड बोलते हैं, जो समंदर किनारे हमको मिलता है। वो सैंड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, वो आपने देखा होगा, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, और उनके बीच में स्पेस भी खूब सारा होता है। और अगर हम लोग पानी डालेंगे तो पानी ठहरेगा नहीं, वो नीचे चला जाएगा, और हमको लगेगा वो जो मिट्टी है ना वो ड्राई ड्राई सी होती है। इट कंटेन्स ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स। उसके बारीक बारीक पार्टिकल्स नहीं होते, ऐसे हम लोग फील कर सकते हैं। कोर्स कुरकुरे मिट्टी हमको फील होती है। कैन नॉट फिट टुगेदर, एक साथ में जुड़ती नहीं है, वो ऐसे सेपरेट सेपरेट रहती है। एंड हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में जगह भी खूब सारी होती है। स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर, तो उस स्पेस के बीच में क्या होता है, हवा रहती है, एयर रहती है। वाटर ड्रेन क्विकली, अगर हम लोग उसके ऊपर वाटर डालने की कोशिश करेंगे तो वाटर भी उसमें से बह जाएगा। सो इट इज डिस्क्राइब्ड है। सैंडी सॉइल को कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, लाइट, यानी वो पानी पकड़ के नहीं रखता, उसके लिए सैंड का वेट कैसा होता है, लाइट होता है, वो ड्राई होता है बिकॉज यू कांट होल्ड वाटर। एंड लास्ट वेल एरेटेड, उनके बीच में बहुत सारी स्पेस होती है जिसकी वजह से खूब सारी एयर होता है, इसलिए इसको वेल एरेटेड बोला जाता है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट क्लेई सॉइल। अभी क्लेई सॉइल बिल्कुल सैंडी सॉइल का ऑपोजिट है। क्लेई सॉइल के पार्टिकल्स बहुत ही बारीक होता है, पाउडर जैसा, एकदम ही फाइन पाउडर जैसा होता है। दे आर पैक्ड टाइटली टुगेदर
टुगेदर, और एक दूसरे के बीच में गैप भी नहीं होता है जैसे सैंडी सॉइल, एकदम पास पास में चिपके से रहते हैं। It's leaving a very little space for air. हवा के लिए बिल्कुल ही जगह कम, और हवा के लिए जगह नहीं है तो पानी उसमें से बहेगा भी नहीं क्योंकि पार्टिकल्स आर जॉइंड टुगेदर। इसके लिए इट हैज अ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसके अंदर अच्छे से पानी रहता है। क्लेई सॉइल हैज लेस एयर बट आर हेवी। हेवी क्यों है? क्योंकि वो खूब सारा पानी होल्ड कर सकती है। नाउ वी विल बी गोइंग टू लूमी सॉइल। हम मानते हैं लूमी सॉइल बेस्ट सॉइल क्योंकि वो सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल के साइज के बीच में है। द बेस्ट ऑफ सॉइल इज लूम। सबसे अच्छा सॉइल हम लोग अगर मानते हैं क्रॉप्स ग्रो करने के लिए तो हम लोग लूम सॉइल मानते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल। इसमें सैंड भी है, क्ले भी है और दूसरे टाइप का सॉइल भी होता है। पार्टिकल नोन एज सिल्ट, और उसको पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? सिल्ट। ये सिल्ट हमको कहाँ पे मिलता है? ये सिल्ट होता है वो रिवर अपने साथ में लेकर आती है, मिट्टी सारी, एलुवियल सिल्ट हम लोग बोलते हैं। वो डिपॉजिट कर देती है रिवर बैंक यानी नदी किनारे में डिपॉजिट कर देती है। इट हैज ह्यूमस इन इट, खूब सारा ह्यूमस होता है, इसकी वजह से वो सॉइल बहुत ही फर्टाइल होता है। इट हैज राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, साइज भी उसके बीच में उसमें अच्छा मीडियम काइंड है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, बहुत कम पानी नहीं। इट इज इन मिडिल, so it is supposed to be the best soil. It has lots of humus, it is having silt, it is found near the river beds. So we are having three kinds of soil types. One is sandy, clayey and loamy. Let's learn about properties of soil. Percolation rate of water in soil. अभी परकोलेशन का क्या मतलब होता है? जब हम लोग पानी सॉइल के अंदर डालते हैं तो वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, तो वो जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है, कुछ मिट्टी में ऐसा होता है बहुत फटाफट एक्सेप्ट कर लेता है वाटर को, जैसे सैंडी सॉइल। जब सैंडी सॉइल होता है जैसे हम लोग पानी डालेंगे तो फटाफट नीचे चला जाएगा, जैसे हमने समझा था सैंडी सॉइल के बीच में खूब सारी स्पेस होगी। लूमी सॉइल है तो मीडियम रेट होगा, और अगर क्लेई सॉइल रहेगा वाटर रिटेंशन पावर ज़्यादा रहता है और वो एब्जॉर्प्शन पावर कम होता है। तो हम ये जानेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल मोर ऑन कच्चा रोड। अभी देखते हैं सपोज बच्चे होते हैं, पानी वाटर बॉटल में रह जाता है तो वो ऐसे गिराते हैं पानी वाटर बॉटल से। तो अगर कच्चा रोड है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो होते हैं, मिट्टी है, तो फटाफट से वो पानी सोख लेगा। वो जो सोखने की क्षमता होती है, कैपेसिटी है, वही परकोलेशन। अगर हम लोग ऐसे ही टेबल पे डालते हैं उसको, कोई टाइम पे हम लोग पानी डालते हैं तो वो ऐसे बह जाएगा, वो फ्लो करेगा, वो टेबल वगैरह एब्जॉर्ब नहीं करेगा वाटर, इट विल स्टार्ट फ्लो। सो वाटर एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल more on kacha road. Suppose we use a tile, the water will flow. अभी हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं जानने के लिए परकोलेशन रेट। तो एक हॉलो सिलेंडर या तो हम लोग एक बॉटल भी ले सकते हैं, उसके नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा कट करके उसको एक पाइप जैसा बना देते हैं। तो या तो हम लोग हॉलो सिलेंडर ले सकते हैं या तो हम लोग पाइप ले सकते हैं। 3 लेनी है हमको, 3 लेनी है सेम साइज की। अगर हम लोग पीवीसी यूज करते हैं तो पीवीसी पाइप भी यूज करते हैं। कुछ भी रहा हम लोगों ने लिया, उसको जमीन पे ग्राउंड पे 2 सेंटीमीटर डीप अंदर इंसर्ट करना है। अब हम लोग इंसर्ट करने के बाद उसके अंदर हम लोग वाटर डालेंगे। जो भी ग्राउंड है उसमें सबसे पहले हमको मिट्टी डालनी है, अलग अलग किस्म की मिट्टी डालनी है तीनों पाइप के अंदर। सपोज एक में सैंड डाला, एक में लूमी डाला, एक में क्ले डाला, हमको पता नहीं हो कौन सा सॉइल है, तो हम लोग को तीनों को सॉइल में डालना है वो पाइप के अंदर। सबसे पहली वाली पाइप लेनी है, उसमें पानी डालना है, और 200 ml वाटर। अभी उसके अंदर हमको क्या करना है, 200 ml पानी डालना है, लेकिन वो तीनों में जितनी हम लोग मिट्टी भरते हैं उसकी जो साइज होती है वो सेम होना चाहिए, तो ही हमको करेक्ट रेट पता चलेगा। यानी हम लोगों को 400 ml वाटर, तब हम लोग को टाइम लिखना है जब हम लोगों ने पोरिंग शुरू किया।
और जब तक पानी पूरा अंदर सोख ना ले तब तक का टाइम हमको नोट करना है। सबसे पहले जब हम लोग पोर करते हैं और जब सारा पानी सोख लेगा तब तक हमको टाइम नोट करना है, वो दोनों टाइमिंग्स हमको नोट करना है। अभी रेट ऑफ पर्कोलेशन हमको देखना है, यानी उसका एब्जॉर्प्शन रेट क्या है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पर्कोलेशन रेट ml/minutes। अभी कितना पानी हम लोगों ने डाला इसमें 200 ml डाला। पर्कोलेशन टाइम यहाँ पे नीचे रखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल और सर्टेन सैंपल, यानी सैंपल यानी मिट्टी ली है, एक काइंड की मिट्टी ली है। इट टुक 20 मिनट्स फॉर 200 ml वाटर टू पर्कोलेट। अभी धीरे धीरे वो पानी मिट्टी के अंदर टोटल एब्जॉर्ब करने में जब हम लोगों ने पोर किया और जब तक वो पूरा पानी ले लिया 20 मिनट लगा टोटल। वो दोनों टाइमिंग को हम लोगों ने माइनस किया तो हम लोगों को मिला टोटल टाइमिंग 20 मिनट्स हम लोगों को लगा, या तो वॉच से हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि 20 मिनट हुआ। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है 200 रेट ऑफ पर्कोलेशन। कैसे पता चलेगा? 200 ml वो जो पानी डाला और 20 मिनट्स लगा। तो जब हम लोग ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 0 ये 20 10 200 होगा, यानी 10 ml/minutes। तो ये उसका पर्कोलेशन रेट मेजर करने का फॉर्मूला। अभी अलग अलग सॉइल सैंपल्स हम लोग यूज करेंगे। 3 में अलग अलग सॉइल सैंपल में हम लोग सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर हम लोग अरेंज करेंगे उसको, सबसे ज़्यादा, उसके बाद उसके कम और उसके बाद, यानी हम लोगों को इंक्रीजिंग रेट ऑफ पर्कोलेशन सबसे पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, और फिर या तो हम लोग डिसेंडिंग करें या तो इंक्रीजिंग करेंगे। हमको उस वे में हमको सेट, यानी सपोज एक है उसमें कितना कम टाइम लगता है, सेकंड है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और थर्ड में है मैक्सिमम टाइम ले रहा है। यू कैन अरेंज एनी वे एंड यू कैन सी कि उसका पर्कोलेशन रेट क्या है। Moisture in the soil. First, to see this activity, first the things needed is, material needed is boiling tube, 2 spoons of soil sample, soil के 2 स्पून चाहिए। अब इसको हम, ये बर्नर है, ये बर्नर से हम लोग हीट करेंगे, गर्म करके हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। हमको ये जानना है कि सॉइल में भी वाटर होता है, मॉइस्चर होता है। तो हम लोग सॉइल लेंगे ट्यूब में और इसको बॉईल करेंगे। अब हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स है। इससे हमको पता चलता है कि ऑन हीटिंग ये अंदर से जो सॉइल का वाटर है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो अगेन है रिपीट, फर्स्ट यू आर टेकिंग बॉइलिंग ट्यूब, 2 spoonful soil sample, you have to heat and observe. This is the stand, this is the burner is on. Now what do we see the observation? We find water droplets on the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube. यानी कंडेंस हो जाता है, वो जो पानी एवोपरेट हुआ है ये जो ट्यूब के साइज में है वो कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि ट्यूब की साइज 30। अभी ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए था? रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में से अगर हम लोग को वाटर रिमूव करना है तो ये उसकी एक्टिविटी। अब हम लोग ये देखते हैं जब बहुत ही गर्मी का मौसम होता है, जब बहुत ही गर्मी का मौसम होता है तो जो सॉइल होता है, सॉइल के अंदर हमने अभी देखा वाटर होता है, ये एक्सपेरिमेंट से। तो जैसे हम लोगों ने बर्नर यूज़ किया था, ऐसे सन नेचुरल है तो उससे वो मिट्टी गर्म हो जाएगी, और जैसे ही मिट्टी का वेपर उसमें से निकलना शुरू हो जाएगा तो जब सनलाइट उस पर रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसे शिमर होगा, यानी वो वेवी वे में हमको लाइट जैसा नजर आएगा रास्ते में। तो सॉइल ऐसे लगेगा जैसे वो शिमर हो रहा है। On a hot summer day, the water coming out of the soil reflect the sunlight and the air above the soil seem to simmer. यानी सॉइल के ऊपर की जो हवा है ऐसे वेवी वे में शाइन हो रही है, वैसे हमको समर टाइम में नजर आता है। अब हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले मटीरियल्स नीडेड,
फनल लिया हुआ है, फिल्टरिंग के लिए जो फनल यूज होता है वो, फिर अंदर हम लोगों ने फोल्ड करके कोन शेप में एक फिल्टर पेपर रख दिया है। ये थिंग्स नीडेड, ये एक जार है छोटा सा ट्रांसपेरेंट वाला, एक प्लास्टिक का फनल है, फिर हम लोगों ने फिल्टर पेपर लिया और ये ड्रॉपर है, क्योंकि पानी हमको एकदम से नहीं डालना है, हमको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। तो अभी इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, 50 ग्राम सॉइल, पाउडर वाला जो सॉइल होता है ना, वो पाउडर वाला जो मिट्टी होता है इसके अंदर 50 ग्राम डालना है। अब पानी कैसे डालेंगे हम लोग, इस ड्रॉपर की मदद से। यूज ड्रॉपर टू पोर वाटर और ओवर द सॉइल, यानी एक ही हिस्से में मिडल में नहीं, पर थ्रू आउट में धीरे धीरे हम लोगों को ड्रॉपर से पानी डालना। नाउ इट विल स्टार्ट ड्रिपिंग, यानी पानी टपकना शुरू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसके अंदर पानी जमा हो रहा है, तो अब हमको क्या अमाउंट कौन सा देखना है। अब ये जो ड्रॉपर में जितना पानी हम लोगों ने डाला और यहाँ पे जितना कलेक्ट हुआ, वो दोनों को हमको माइनस करना है। Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount started. जब से हमने ड्रॉपर से डालने का शुरू किया था, तब से लेके जो ये मेजरिंग सिलेंडर में जमा हो रहा है तब तक। अब बाकी का जो हम लोग जितना पानी डालेंगे उतना ही इधर नहीं निकल जाएगा सारा का सारा, वो तो सॉइल पे डिपेंड करता है कि कितना वो सॉइल होल्ड करता है और कितना वो सॉइल जाने देता है। दैट इज द काइंड ऑफ द सॉइल। सपोज सैंडी सॉइल रहेगा तो पानी ज़्यादा नीचे जमा होगा, क्ले होगा तो थोड़ा कम होगा। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, टाइप ऑफ द सॉइल पे डिपेंड होगा। और बाकी का जो पानी है वो सॉइल पकड़ के रखता है। दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल। सॉइल में जितना पानी बचा है वो। How much soil we had taken? We had taken 50 grams of soil. और हम लोगों ने क्या किया था, ड्रॉपर से जो पानी सॉइल में डाला था, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल यानी स्टार्टिंग में हम लोग ने जो ड्रॉपर से पानी डाला था इन द मेजरिंग सिलेंडर इज UML। अभी स्टार्टिंग वाला जो होता है और वो जो ड्रॉपर से हमने डाला था वो वॉल्यूम, वो इनिशियल स्टार्टिंग वाला, और दूसरा फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर। पहले जो था मेजरिंग सिलेंडर में और एंड में जो जमा होता है वो दोनों को हम लोग को माइनस करना है। दैट इज VML। दिस इज द इनिशियल वन एंड दिस इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। अभी हम लोग को कैसे पता चलेगा, सारा का सारा पानी तो गिर नहीं जाएगा ड्रॉपर में से जो डाला था, वो थोड़ा सॉइल भी रखेगा एंड दैट डिपेंड्स ऑन द सॉइल। अगर सैंडी सॉइल है तो ज़्यादा पानी नीचे कलेक्ट होगा, क्ले है तो कम होगा। तो उस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सेल दैट इज U minus VML। वेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल दैट इज इन ग्राम्स, U minus V ग्राम। अभी हम लोग ये देखते हैं कि 1 ml ऑफ वाटर एज वेट इक्वल टू 1 ग्राम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। ये 100 है तो इसका मतलब है दिस इज परसेंटेज। 100 मतलब परसेंटेज है ये, दैट इज मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो सबसे पहले U minus V यानी इनिशियल जो है वो, फिर जो हमको एंड में मिलता है वो, और उसके बाद में डिवाइड बाय द वेट। ये वेट चेंज हो सकता है, यहाँ पे 50 है तो 50 के बजाय हम लोग 100 भी ले सकते हैं, और मल्टीप्लाइंग बाय 100 यानी परसेंटेज निकालने के लिए होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग 200 लेंगे तो उस हिसाब से 0 0 चला जाएगा, और तो जो है वो हम लोग जो जितना भी ले, अगर 100 भी ले सकते हैं तो ये दोनों कट हो जाएगा, ये जो हम लोग माइनस करेंगे वो। रिपीट द एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल्स, यानी ये दो चेंज हो सकता है, ये माइनस करेंगे वही है। अब सबसे पहला हाईएस्ट पर्कोलेशन रेट किसका होता है, यानी पानी जो टपक के नीचे गिर जाता है, एब्जॉर्प्शन रेट, तो वो सैंडी का होता है। अब वाटर टेबल के बारे में बात करते हैं। वाटर टेबल का मतलब क्या होता है, जब बहुत खूब सारी बारिश आती है तो वो ज़मीन जो ज़्यादा पानी सोख लेती है और वेल की तरफ पास ऑन कर देती है। तो अगर ज़्यादा सैंड है, वो ज़्यादा उसका रेट होता है एब्जॉर्प्शन का, तो वो ज़्यादा जल्दी वेल में पानी चला जाएगा। डिपेंड्स ऑन द सॉइल। क्लेई सॉइल रहेगा तो जितना ज़्यादा ग्राउंड में पानी
पानी जाने नहीं देगा, वो रिटेन करेगा। तो इट डिपेंड्स, वाटर टेबल भी उससे अफेक्टेड है। अगर रॉकी रहेगा तो भी वो प्रॉब्लम होगी। रिटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, कौन सा ज़्यादा पकड़ के रखेगा पानी? क्लेई सॉइल। क्रॉप्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अभी कुछ क्रॉप्स के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का सॉइल और स्पेसिफिक टाइप का टेम्परेचर ही चाहिए, तो उस एरिया में वो ही क्रॉप ग्रो होगा। सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फॉर्म इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अभी सब जगह पे अगर हम लोग देखेंगे तो सेम टाइप का सॉइल नहीं होता है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग किस्म के सॉइल मिलेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल 3 types of soil are there: clay soil, loamy soil, and sandy soil, which I already explained to you. Soil is affected by wind, rainfall, temperature, light, and humidity. Climate factors as well as the components of soil determine the various types of vegetation. सबसे पहले जो soil है उस पर किसका effect होता है? Soil बनने के लिए इस पे effect होता है, जैसे बारिश गिरती है, फिर टेम्परेचर, गर्मी होती है, ठंडी होती है, लाइट है, ह्यूमिडिटी, कुछ एरिया बहुत ड्राई होता है, कुछ एरिया में वेपर होता है, तो ह्यूमिडिटी बोली जाती है। सो सच क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर ऑल्सो अफेक्टिंग द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, सॉइल के अंदर क्या क्या है उस हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सा क्रॉप कौन से एरिया में ग्रो हो सकता है। द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट मे ग्रो इन एनी रीजन, ऑल दिस फैक्टर्स डिसाइड कि कहाँ पे कैसे टाइप का क्रॉप्स ग्रो हो सकता है। नाउ एग्जांपल्स आर गिवन हियर। सबसे पहले एग्जांपल है क्लेई एंड लूमी सॉइल। अभी क्लेई सॉइल है, आपको पता है जो पॉट्स बनाने में यूज होता है, इट इज़ अ गुड रिटेंशन ऑफ वाटर, रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होती है उसकी। और लूमी सॉइल होता है, उसके अंदर खूब सारा ह्यूमस होता है, सिल्ट होता है, वो फर्टाइल होता है जिसमें अच्छे क्रॉप ग्रो होते हैं। वो क्लेई एंड लूमी सॉइल किसके लिए अच्छे होते हैं? जो ह्यूमस में रिच है। ह्यूमस यानी डिकम्पोजिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके लिए सीरियल्स ग्रो करने के लिए, सीरियल्स का मतलब होता है वीट है, वीट यानी गेहूँ है, ग्राम यानी चने होते हैं। ये पानी पकड़ के रखता है, अच्छा रिटेनिंग कैपेसिटी होता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, उसमें ऐसे ड्रेन नहीं हो जाता। तो वीट और ग्राम को अच्छा वाटर चाहिए। अभी पैडी मिक्स जो राइस होता है, वो पैडी सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर and having a good capacity to retain water or iron. अभी जब हम लोग पैडी ग्रो करते हैं तो हम लोगों ने देखा होगा कि वो पानी में लिटरली डूबा हुआ होता है, खूब सारा पानी चाहिए राइस के लिए, तो उसके लिए क्लेई सॉइल बेस्ट है। क्लेई सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर फॉर न्यूट्रिएंट्स, वो उनको न्यूट्रिएंट्स के लिए उसके लिए ऑर्गेनिक मैटर भी ज़रूरी है, और उसमें पानी पकड़ने की क्षमता भी अच्छी होती है, इसके लिए वो बहुत ही आइडियल है। फॉर लेंटिल्स, पल्सेस, अभी लेंटिल्स और पल्सेस का मतलब है अलग अलग किस्म की दाल होती है। पल्सेस का मतलब है मूंग होती है, छोले होते हैं, अपने राजमा होता है, इसके लिए लूमी सॉइल अच्छी होती है। अभी दूसरा कौन सा है कि इसके अंदर लूमी सॉइल जो पानी को पकड़ के नहीं रखेंगे, वाटर को ड्रेन कर देंगे, वो अच्छे होते हैं रिक्वायर्ड। अभी कॉटन के लिए साड़ी वाली अच्छी होती है, उसमें भी पानी ज़्यादा रिटेन नहीं करते, सारा पानी स्लिप होके चला जाता है, ड्रेन द वाटर इजीली, और बहुत सारी हवा रख सकते हैं, उनके बीच में बहुत गैप होता है सैंडी सॉइल में, तो वो रिटेन भी कर पाते हैं। अभी हम लोगों को मेन चीज़ क्या है कि सॉइल इरोशन से बचाना पड़ेगा। सॉइल इरोशन का मतलब क्या? ऊपर ज़मीन की जो मिट्टी होती है वो वाटर, विंड और आइस, उसकी वजह से वो सारा हट जाता है ऊपर का एरिया। जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन स्टॉप करने के लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वहाँ पे ट्रीज होने चाहिए, प्लांट्स होने चाहिए जिसमें खूब सारा रूट्स है, और रूट्स के वजह से मिट्टी होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी उड़ न जाए, बह न जाए। जैसे डेजर्ट रीजन है, वहाँ पे ज़्यादा नहीं होती है, तो वहाँ पे इरोजन खूब सारा होता है, तो डेजर्ट में कन्वर्ट ना हो, इसके लिए हम लोगों को ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो करें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी नाइसली एंड यू हैव नो डाउट्स। थैंक यू चिल्ड्रन।